का निमंत्रण। हिमालय की वादियों में शाम गहरा रही थी। ठंड इतनी थी कि सांसें भी धुएं की तरह निकल रही थी। एक पुरानी खटारा जीप संकरे और खतरनाक पहाड़ी रास्ते पर हिचकोले खाती हुई अचानक रुक गई। ड्राइवर, जो एक स्थानीय पहाड़ी आदमी था, उसने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ा हुआ था। उसका चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। उसने पीछे मुड़कर आर्यन को देखा और कांपती आवाज में कहा, साहब, इससे आगे गाड़ी नहीं जाएगी। आर्यन ने अपनी लेदर जैकेट की चेन ऊपर चढ़ाई और खिड़की से बाहर देखा। बाहर घना कोहरा था, इतना घना कि 5 कदम आगे का भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आर्यन चिढ़कर बोला, लेकिन मैप में तो हवेली यहां से 2 किलोमीटर दूर दिखा रहा है। तुम मुझे बीच रास्ते में क्यों छोड़ रहे हो? साहब, वो रास्ता इंसानों का नहीं है। ड्राइवर की आंखों में एक अजीब सा खौफ था। गांव वाले उस तरफ दिन में भी नहीं जाते। रुद्र महल, वो एक शापित जगह है। मेरी मानिए साहब, वापस चलिए। वो जमीन बंजर नहीं है, वो भूखी है। आर्यन हंसा, एक थकी हुई और व्यंग्यात्मक हंसी। मैं मुंबई से यहां भूतों की कहानियां सुनने नहीं आया हूं। मुझे वो प्रॉपर्टी बेचनी है। उसने अपना भारी बैग उठाया और जीप से नीचे उतर गया। बर्फीली हवा का झोंका उसके चेहरे पर किसी थप्पड़ की तरह लगा। इससे पहले कि आर्यन कुछ और कह पाता, ड्राइवर ने जीप मोड़ी और जितनी तेजी से हो सका वापस नीचे की तरफ भाग गया। अब आर्यन अकेला था। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा और कोहरा, और उस कोहरे के पार पहाड़ की चोटी पर एक धुंधली काली परछाई नजर आ रही थी। रुद्र महल। 2 किलोमीटर का रास्ता तय करने में आर्यन को 1 घंटा लग गया। जैसे जैसे वह हवेली के करीब पहुंच रहा था, हवा में एक अजीब सी बदबू घुलने लगी थी। सड़े हुए फूलों और गीली मिट्टी की गंध। हवेली विशाल थी, काले पत्थरों से बनी गॉथिक और पहाड़ी वास्तुकला का एक डरावना मेल। उसकी दीवारें ऐसी लग रही थीं जैसे किसी ने उन्हें बनाया नहीं, बल्कि वे जमीन से किसी बीमारी की तरह उग आई हों। खिड़कियां टूटी हुई थीं और काली लताओं ने पूरी इमारत को इस तरह जकड़ रखा था जैसे कोई नसें इमारत का खून चूस रही हों। आर्यन ने भारी लकड़ी के मुख्य दरवाजे को धक्का दिया। चरमराने की एक लंबी आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। अंदर घुप अंधेरा था। आर्यन ने अपनी टॉर्च जलाई। धूल के कण हवा में तैर रहे थे। सामने एक बड़ा हॉल था जिसकी छत बहुत ऊंची थी। दीवारों पर पुराने तैल चित्र लटके थे, आर्यन के पूर्वजों के चित्र। लेकिन उन सब में एक बात अजीब थी, किसी की भी आंखें स्पष्ट नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे किसी ने गुस्से में आकर हर पेंटिंग की आंखों को खुरच दिया हो। कौन है वहां? आर्यन ने आवाज लगाई। उसकी आवाज हॉल में गूंजी और वापस उसी के पास लौट आई। तभी उसके पीछे के अंधेरे से एक ठंडी आवाज आई। आपको यहां नहीं आना चाहिए था। आर्यन झटके से मुड़ा। टॉर्च की रोशनी एक लड़की के चेहरे पर पड़ी। वह मीरा थी। सादे पहाड़ी कपड़े और हाथ में एक पुरानी लालटेन। उसकी आंखें गहरी और स्थिर थीं। तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो? आर्यन ने अपनी धड़कनों को संभालते हुए पूछा। मैं मीरा हूं। मेरे दादाजी इस हवेली की रखवाली करते थे, जब तक कि वो पागल नहीं हो गए। मीरा ने बिना पलक झपकाए कहा। यह घर मेहमानों को पसंद नहीं करता आर्यन बाबू। अभी भी वक्त है, सूरज पूरी तरह डूबा नहीं है। चले जाइए। आर्यन ने खुद को संयत किया और कहा, यह मेरी प्रॉपर्टी है, मैं आज रात यहीं रुकूंगा। मीरा ने उसे एक लंबी और उदास नजर से देखा और धीमी आवाज में बोली, रुकना आपकी मर्जी है, लेकिन बचना शायद आपकी किस्मत में नहीं। यह कहकर वह अंधेरे गलियारे में इस तरह गायब हो गई जैसे वह कभी वहां थी ही नहीं। रात के 11 बज चुके थे। आर्यन ने मुख्य हॉल के पास वाले एक कमरे को साफ किया और अपना स्लीपिंग बैग बिछा लिया। उसने साथ लाए पोर्टेबल हीटर को जलाया, लेकिन अजीब बात थी, हीटर चलने के बाद भी कमरा गर्म नहीं हो रहा था। ठंड हड्डियों तक चुभ रही थी। आर्यन लेटा हुआ था और नींद आने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे वह आवाज सुनाई दी, खुरच खुरच खुरच। आवाज दीवार के अंदर से आ रही थी, जैसे कोई अपने नाखूनों से प्लास्टर छील रहा हो। आर्यन उठकर बैठ गया। चूहे होंगे, उसने खुद को तसल्ली दी, लेकिन फिर आवाज बदल गई। अब वह खुरचने की आवाज नहीं थी, अब वह किसी के सांस लेने की आवाज थी, भारी और गीली सांसें।
जो दीवार के ठीक उस पार से आ रही थी जहां आर्यन का सिर था। आर्यन ने टॉर्च उठाई और दीवार के पास जाकर कान लगाया। तभी एक फुसफुसाहट सुनाई दी, बिल्कुल साफ, जैसे कोई उसके कान के पास खड़ा हो। खून, मेरा खून। आर्यन झटके से पीछे हटा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कौन है? वह चिल्लाया। अचानक पूरे घर की बत्तियां जलने बुझने लगी और फिर एक जोरदार धमाके के साथ सब कुछ बंद हो गया। अंधेरे में आर्यन ने अपनी टॉर्च ढूंढने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च लुढ़क कर बिस्तर के नीचे चली गई थी। वह घुटनों के बल बैठा और हाथ टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ किसी गीली और ठंडी चीज पर पड़ा। फर्श पर पानी था? नहीं, यह गाढ़ा और चिपचिपा था। उसने अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाई। फर्श पर लाल रंग के नंगे पैरों के निशान थे, छोटे बच्चों के पैरों के निशान। वे निशान दरवाजे से शुरू होकर कमरे के बीचों बीच जा रहे थे और फिर अलमारी के अंदर गायब हो रहे थे। आर्यन न चाहते हुए भी अलमारी की तरफ बढ़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने जैसे ही अलमारी का दरवाजा खोला, उसके होश उड़ गए। अंदर कोई नहीं था, लेकिन अलमारी का पिछला हिस्सा टूटा हुआ था और वहां एक गुप्त रास्ता था जो नीचे की ओर जा रहा था। अंधेरे में डूबी हुई सीढ़ियां, एक अजीब सा आकर्षण उसे नीचे खींच रहा था। वह नीचे उतरा। सीढ़ियां खत्म हुई तो वह एक लोहे के विशाल दरवाजे के सामने खड़ा था। दरवाजा जंजीरों और मोटे तालों से जकड़ा हुआ था और उन जंजीरों पर ताजे लाल कलावे बंधे थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि वह दरवाजा छूने में गर्म था, जैसे उसके पीछे आग जल रही हो। और तभी दरवाजे के उस पार से उसे वही आवाज सुनाई दी, लेकिन अब वह फुसफुसा नहीं रही थी। अब वह हंस रही थी, एक धीमी और क्रूर हंसी। आर्यन बदहवास होकर ऊपर भागा। वह इस घर में एक पल भी और नहीं रुकना चाहता था। वह मुख्य हॉल में आया और दरवाजे की तरफ दौड़कर उसे पूरी ताकत से खींचने लगा, लेकिन दरवाजा जाम था। खुल जा कमबख्त! वह चिल्लाया। तभी बाहर बिजली कड़की। उस एक पल की रोशनी में आर्यन ने खिड़की से बाहर देखा। बाहर भीषण बर्फीला तूफान शुरू हो चुका था। हवेली के चारों तरफ कई फीट बर्फ जमा हो गई थी। वह फंस चुका था। तभी उसका फोन बजा। सिग्नल न होने के बावजूद फोन की घंटी गूंज रही थी। स्क्रीन पर लिखा था अननोन नंबर। उसने कांपते हाथों से कॉल उठाया। दूसरी तरफ से सिर्फ शोर था और फिर एक बच्चे की आवाज आई। दादाजी ने कहा था तुम आओगे हमें आजाद करने। कॉल कट गया। आर्यन के पीछे हॉल की सीढ़ियों के ऊपर एक परछाई उभरी, लंबी, काली और बिना किसी निश्चित आकार की। वह धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगी। रुद्रखंड का अंधेरा जाग चुका था और रात तो अभी बस शुरू हुई थी। आर्यन की सांसें सीने में अटक गई थी। सीढ़ियों से उतरती वह काली परछाई कोई इंसान नहीं थी। वह धुएं की तरह थी, लेकिन उसका वजन महसूस किया जा सकता था। जैसे जैसे वह नीचे आ रही थी, कमरे का तापमान और गिरने लगा। टॉर्च की लाइट उस परछाई के आर पार जा रही थी। आर्यन पीछे हटा। उसका पैर हॉल में रखे एक पुराने पीतल के फूलदान से टकराया। खनक की आवाज सन्नाटे में किसी धमाके जैसी लगी। परछाई रुक गई। फिर अचानक वह हवा की रफ्तार से उसकी तरफ लपकी। नहीं! आर्यन चिल्लाया और हॉल के दाहिनी ओर वाले गलियारे में भागा। उसके पीछे पीछे वह भारी गीली सांसें लेने की आवाज आ रही थी। हफ हफ हफ। भागते हुए उसे मीरा दिखी। वह कोने में खड़ी थी, हाथ में वही लालटेन थी, लेकिन अब उसकी लौ नीली पड़ चुकी थी। मीरा, बाहर निकलने का रास्ता बताओ, वह चीज क्या है? आर्यन ने बदहवास होकर उसका कंधा पकड़ा, लेकिन उसका कंधा पत्थर जैसा ठंडा था। मीरा ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई। उसकी आंखों से अब पानी नहीं, बल्कि काला गाढ़ा खून बह रहा था। उसने सूखे होंठों से कहा, मैंने कहा था ना, यह जमीन भूखी है। मेरे दादाजी ने इसे खिलाने से मना कर दिया था, इसलिए उन्होंने उन्हें पागल कर दिया। अब तुम्हारी बारी है आर्यन बाबू। तुम अपने पुरखों का कर्ज चुकाने आए हो। कैसा कर्ज? मैं यहां सिर्फ प्रॉपर्टी बेचने आया हूं। आर्यन की आवाज डर के मारे फटने लगी थी। यह घर ईंट पत्थर का नहीं है। मीरा की आवाज अब भारी और मर्दाना हो गई थी। यह एक पिंजरा है। तुम्हारे दादाजी ने अपनी दौलत के बदले इस घर की नींव में कुछ दफनाया था।
वह बच्चा जो आज भी उस लोहे के दरवाजे के पीछे बंद है, वह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तभी वह काली परछाई दीवार से निकलकर आर्यन के सामने आ खड़ी हुई। उसने आर्यन का गला पकड़ लिया। हाथ नहीं थे, बस एक बर्फीला एहसास था जो उसकी गर्दन को घोंट रहा था। आर्यन का दम घुटने लगा। उसे अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाता हुआ महसूस हुआ। अचानक उसे वही फोन की घंटी सुनाई दी। उसके कोट की जेब में फोन बज रहा था। उस परछाई की पकड़ थोड़ी ढीली हुई। आर्यन ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया और फिर से उसी तहखाने की तरफ भागा। उसे लगा कि शायद वही लोहे का दरवाजा बाहर निकलने का रास्ता हो। वह सीढ़ियों से नीचे गिरा, लुढ़कता हुआ उसी गर्म लोहे के दरवाजे के सामने पहुंचा। जंजीरें अब खुद खुद टूट कर गिर रही थीं। दरवाजे के पीछे से अब हंसी नहीं, बल्कि रोने की आवाज आ रही थी। एक छोटे बच्चे के सुबकने की आवाज। बचाओ, मुझे बाहर निकालो। आर्यन ने कांपते हाथों से दरवाजे के कुंडे को पकड़ा। वह इतना गर्म था कि उसकी हथेली की खाल जलने लगी, लेकिन उसने नहीं छोड़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक तेज सफेद रोशनी बाहर निकली और उसे अंदर खींच लिया। अंदर कोई कमरा नहीं था, बस एक अंतहीन खाई थी जहां हजारों छोटी छोटी परछाइयां दीवारों से चिपकी हुई थी। और सबसे बीच में बैठा था एक छोटा बच्चा जिसके चेहरे पर कोई मांस नहीं था, सिर्फ हड्डियां और वही जलती हुई आंखें। भाई आ गया, बच्चा फुसफुसाया। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई दरवाजा नहीं था। सिर्फ पत्थर की एक दीवार थी जिस पर ताजा खून से उसका नाम लिखा जा रहा था, आर्यन। अगली सुबह बर्फबारी रुक चुकी थी। वही जीप ड्राइवर पुलिस के साथ रुद्र महल पहुंचा। हवेली बाहर से बिल्कुल शांत थी। जब वे अंदर गए तो उन्हें हॉल के बीचों बीच आर्यन का बैग मिला, लेकिन आर्यन का कहीं अता पता नहीं था। हॉल की दीवारों पर लटकी उन पुरानी पेंटिंग्स में एक नई तस्वीर जुड़ चुकी थी। एक युवक की तस्वीर जिसकी आंखें खुरच दी गई थी। वह बिल्कुल आर्यन जैसा दिख रहा था। अचानक सन्नाटे को चीरते हुए एक फोन की घंटी बजी। इंस्पेक्टर ने देखा, फर्श पर आर्यन का फोन पड़ा था। स्क्रीन पर एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। इंस्पेक्टर ने जैसे ही कॉल उठाया, दूसरी तरफ से सिर्फ एक भारी सांस लेने की आवाज आई और फिर आर्यन की आवाज गूंजी। अगले वारिस को भेज दो, जमीन अभी भी भूखी है।